हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। अभिलाषा अगर ज़्यादा पाने की रखते हैं तो उतनी मेहनत करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के अभिलाषा तो लंबी चौड़ी कर ली और मेहनत कुछ नहीं कर रहे। अगर ज़्यादा पाने की चाहत है तो ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाइए। एफ़र्ट्स जितने ज़्यादा होंगे और जितने बेहतर तरीके से और ईमानदारी से होंगे उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी और आपका जो अपना सपना है, अपना गोल है, आप उसको अचीव कर पाएंगे। परंतु शर्त यही है कि मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर सबसे पहले फिट रहिए। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 118, 119, 120, 120 अर्थात और 121, 122 अर्थात आज हम अनुच्छेद 118, 119, 120, 121 और 122 सारे ये 5 आर्टिकल हम आज अपने इस लेक्चर में देखेंगे। और आज भाग 5 संघ जो हम पढ़ रहे हैं, भाग 5 संघ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 2 किससे संबंधित है? संसद से। और अध्याय 1 किससे जो रिलेट करता था वो था कार्यपालिका से। अध्याय 2 भी आज समाप्त हो जाएगा। अध्याय 2 के ये आज 5 लास्ट लेक्चर है। क्लियर? तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। पहला क्या है? अनुच्छेद 118 आर्टिकल 118 प्रक्रिया के नियम। प्रक्रिया कहाँ? संसद। तो संसद पढ़ रहे हैं तो संसद के बारे में होगा। तो प्रक्रिया के नियम अनुच्छेद 118 में है प्रक्रिया के नियम। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। तो ये बात कही गई है इसमें पहले कि संसद का प्रत्येक सदन कौन से? 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों ही अपने कार्य के लिए संसद में अपने कार्य करने के लिए नियम बना सकते हैं। ये बात की गई है फर्स्ट। दूसरी बात क्या है? जब तक खंड एक क्या है? ये खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं, यानी कि जब तक संसद कोई नियम नहीं बनाती, अर्थात लोकसभा अपने लिए, राज्यसभा अपने लिए कोई नियम नहीं बनाती है, तब तक क्या होगा? बनाती रहती है, परंतु लिखा गया है इसमें जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, जब ये संविधान शुरू हुआ था, इससे पहले भी तो कुछ कार्य, कुछ नियम, कुछ प्रक्रिया चल रही होंगी, तो उनके बारे में बात की गई है कि जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते, खंड 1 ये है नियम बना सकती है, जब तक नहीं बनाए गए तब तक क्या होगा? तो जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया और के नियम और स्थायी आदेश प्रवर थे, जो चल रहे थे, जब भारत डोमिनियन स्टेट था उस समय जो विधानमंडल के लिए स्थायी आदेश प्रवर थे, चल रहे थे, जो नियम चल रहे थे, ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे। यानी कि उन्हीं नियमों को संसद के दोनों सदन इस तरीके से अनुकूल कर लेंगे। भाई ठीक है, कुछ बातें ऐसी है जो अच्छी नहीं लग रही होगी, हमारे नियम के अनुकूल नहीं होंगी, तो उनको बदल लेंगे और जो ठीक है उनके द्वारा तब तक उस नियम के आधार पर कार्य करेंगे दोनों सदन। तो यही कहा गया है कि अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होते हैं? सभापति होते हैं, अर्थात हेड कौन होता है सदन का? सभापति। और लोकसभा में होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष उनमें करे, यानी कि जो भी उनमें बनाए। तो दूसरी बात ये लिखी गई है कि जब तक सदन नियम नहीं बनाता तब तक भारतीय संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जो विधानमंडल था उसमें जो नियम, कार्य, आदेश, स्थायी आदेश जो भी प्रवर थे, जो भी चल रहे थे, उसमें दोनों सदन अर्थात राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष अपने अनुकूल करके उन नियमों के आधार पर तब तक कार्य करेंगे। अब कोई कपड़ा है, कपड़े को आपको पहनना है, अब ज़रूरी तो नहीं कि वो आपकी फिटिंग का हो, वो पहले से ही था, आज भी ट्रेंड में उसकी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे पहन लेना चाहिए, चीज़ें अच्छी है, ये तो वापस ट्रेंड में है, चीज़ें हैं मेरे अनुकूल है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, परंतु फिटिंग मेरे नाप की नहीं है। तो क्या होगा?
आप फिटिंग करवा के उसको अपने लाभ का कर लेंगे और पहन लेंगे। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि आप उनको अपने अनुकूल कर लेंगे चीज़ें कि हाँ ये चीज़ हमारे अनुकूल है, उस नियम के अनुकूल जब तक चलते तब तक चलाएंगे जब तक आप नए नियम नहीं बना लेते, दोनों सदन अपने अपने लिए। तीसरी बात क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, क्या राज्यसभा में सभापति होते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष। तो ये बात की गई है, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात, अर्थात परामर्श विचार विमर्श करने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन के बारे में बात। देखिए, इससे पहले भाई आपसे पूछा भी जा सकता है कि 118 में बात है, देखिए 118 में ज्वाइंट सेशन की, संयुक्त अधिवेशन की बात है। इससे पहले भी अगर आपने चीज़ें ध्यान से सुनी है, पढ़ी हैं, तो आपको पता होगा इससे पहले भी ज्वाइंट सेशन अर्थात संयुक्त अधिवेशन की बात इससे पहले भी किसी आर्टिकल में की जा चुकी है। कौन से आर्टिकल में? 108 में। आई थिंक मैं सही कह रही हूँ, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जाके देखिएगा आपसे, क्योंकि पूछा जा सकता है, इंटर रिलेट कर देते हैं कि पूछ सकते हैं कि 108 के अलावा या जो भी आर्टिकल में, जिस भी आर्टिकल में संविधान संयुक्त अधिवेशन की बात है, तो पूछ सकते हैं कि इसके अलावा और कहाँ संयुक्त अधिवेशन की बात है, तो और 118 में है। जोड़कर भी पढ़ना आना चाहिए कि इसके अलावा और चीज़ें कहाँ है, ये चीज़ें और हमने कहाँ पढ़ी है और किस आर्टिकल में पढ़ी है इसके बारे में। तो यही बात यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेंगे। तो संयुक्त बैठक के जो नियम बनाएंगे वो राष्ट्रपति जी बना सकेंगे, परंतु लोकसभा के अध्यक्ष से विचार विमर्श करके और राज्यसभा के सभापति से विचार विमर्श करने के पश्चात। क्लियर? ये बात इसमें थर्ड बोली गई है। फोर्थ क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ज्वाइंट सेशन में दोनों सदन ही होंगे तभी संयुक्त बैठक होगी। तो यही बात है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए। यानी कि ज्वाइंट सेशन, तो आपने इससे पहले जो संयुक्त अधिवेशन की बात हमने की थी उसमें ये बात नहीं लिखी हुई थी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे, परंतु ये बात यहाँ 118 में लिखी हुई है, उसमें नहीं लिखी थी। आपसे पूछे कि ज्वाइंट सेशन अर्थात संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, या अगर वो नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में जो भी व्यक्ति पीठासीन होगा वो नियम प्रक्रिया कैसे, किस तरीके से, कहाँ ये बात लिखी गई है कि लोकसभा के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे या उनके अनुपस्थिति में जो भी नियम हो गए प्रक्रिया कौन व्यक्ति करेगा। तो इससे संबंधित बात जो लिखी हुई है वो अनुच्छेद 118 आर्टिकल 118 में लिखी है। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि ज्वाइंट सेशन अर्थात संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अगर वो नहीं है तो उनके बिहाफ पर खंड 3 के अधीन जो भी विधि बनाई जाएगी, जो भी वो बनाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति को अध्यक्षता करनी चाहिए, तो वो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। वो नियम बना देंगे कि इस व्यक्ति को, अगर आप नियम में सबसे पहले क्या है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो वो अध्यक्षता करेंगे, अगर वो नहीं है तो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता करेंगे, अगर राज्यसभा के सभापति भी नहीं हैं तब जो भी ये लोग नियम बनाकर अपने में से डिसाइड करेंगे जो भी चीज़ें, वो व्यक्ति उस अधिवेशन की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। क्लियर? ये बात याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं अनुच्छेद 119 आर्टिकल, अनुच्छेद 119 किस बारे में बात करता है? संसद में वित्तीय कार्य, वित्तीय पैसा, मनी, वित्तीय क्या, तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, किस तरीके से विनियमन होगा? विधि द्वारा संसद में, संसद वित्तीय कार्य को समय के भीतर अर्थात एक टाइम ड्यूरेशन होगा उसके अंदर पूरा करने के लिए, तो संसद वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन निकालने का विनियोग, यानी कि भारत की संचित निधि में से पैसा निकालना है तो
करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी। क्या कहा गया है कि आप कोई नियम बना सकते हैं इस तरीके का कि अगर आपको ये वित्त से संबंधित संचित निधि से पैसा निकालना है और कुछ ज़्यादा उस नियम एक टाइम ड्यूरेशन है उसी के भीतर काम करना है, कम समय में आपको काम निपटाना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कम समय में काम करना है, एक टाइम ड्यूरेशन है उसी के अंदर काम निपटाना है, आपको काम समाप्त करना है अपना, तो नियम बना सकते हैं आप इसके तहत कि हाँ नियम बना सकते हैं कि अब ये चीज़ कर लीजिए। अब ऐसा कुछ नियम बना सकते हैं कि वित्तीय कार्य संसद के कुछ उस टाइम ड्यूरेशन में या कम समय में पूरे कर लिए जाएं। परंतु यदि जहाँ तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध, यानी कि ये जो विधि बनाई गई है, जो नियम आपने बनाए हैं कार्य कम समय में करने के लिए या फिर जो टाइम ड्यूरेशन है उसी में पूरा करने के लिए, वो उसके बारे में बात की जा रही है कि वो कैसे कब अप्रभावी हो सकते हैं, यानी कि कब उनका इम्पैक्ट कम होगा। यदि जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 क्या है, ये है अनुच्छेद प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 118 के खंड 1 के अधीन संसद के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड 2 ये रहा नियम, ये खंड 2 के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है, यानी कि मेल नहीं खाते। जो नियम इसमें बनाए हैं और जो नियम इसमें बनाए हैं वो मेल नहीं खाते, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। वो मेल नहीं खा रहे मतलब दैट्स ऑल, सीधी सी बात पूछे कि वो आपस में मिल नहीं रहे, मेल नहीं खा रहे, दोनों नियम बनाए गए अलग अलग हो रहे हैं, वो पूरब वो पश्चिम ईस्ट वेस्ट हो रहा है। तो ये बात है कि अगर मेल नहीं खाते, उससे असंगत हैं, तो वहाँ तक ऐसा उपबंध अविभावी होगा। तो उस पर कौन से नियम भारी होंगे? ये नियम भारी रहेगा उस पर, इसके तहत वाला नियम नहीं, क्योंकि ये इसमें तो लिखी हुई है कि नियम बना सकते हैं। अब जब नियम वहाँ बन गया, चीज़ें बन गई और वो इससे असंगत है, तो ये 118 के तहत जो नियम प्रक्रिया बनाई गई है वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी। और आपसे ये क्या कहा है कि वहाँ तक ऐसा उपबंध, वहाँ तक कहाँ तक कि मान लीजिए कि इस इतना बड़ा कोई हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है, क्लियर। अब यहाँ तक इसका कोई उपबंध है, वो मेल नहीं खाता और यहाँ से मेल खाता है, तो क्या होगा, यहाँ तक का अप्रभावी हो जाएगा, ये वाला रहेगा। तो ये कहा है कि वहाँ तक ऐसा उपबंध अविभावी होगा, वहाँ तक जहाँ तक मेल नहीं खाता, क्लियर। तो ये बातें इसमें थी अनुच्छेद 119 में। क्या बात थी कि आप नियम बना सकते हैं अगर आपको कम टाइम में कोई पूरा करना है वित्तीय कार्य, भारत की संचित निधि से संबंधित कोई कार्य, धन निकालने से संबंधित, तो आप उसके लिए नियम बना सकते हैं कि कम समय में पूरा कर लें या जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें पूरा कर लें। परंतु अगर वो नियम 118 से मेल नहीं खाते तब वो नियम अप्रभावी रहेगा, वो नियम नहीं माना जाएगा, 118 वाला माना जाएगा वहाँ तक जहाँ तक दोनों में मेल नहीं है। अगर मेल है तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 120 आर्टिकल 120 के बारे में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, लैंग्वेज क्या प्रयोग की जाएगी। जो संसद के सदस्य हैं वो जो भाषण देते हैं, वहाँ जो बात करते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, वो किस भाषा में देंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे संसद में, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में। तो यही बात की जा रही है अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अर्थात लैंग्वेज से संबंधित है। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में, अंग्रेजी में किया जाएगा। हम भाग 17 भी पढ़ेंगे, 348 भी, क्योंकि इसके बारे में और भी उपबंध और भाषा से संबंधित अनुसूची भी है, सब देखेंगे, क्लियर। परंतु यहाँ क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये बात की गई है कि संसद में कार्य हिंदी या इंग्लिश में किया जाएगा। परंतु अब जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती, फिर परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष, अब राज्यसभा में कोई सदस्य बोलेगा तो सभापति निर्णय करेगा कि वो अपनी भाषा में बोले या ना बोले, लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष अनुमति देंगे। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पर। परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा
उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो भी उस समय बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं कि भाई अध्यक्ष ही कर रहे हो बैठक में, कि लोकसभा में अध्यक्षता, और ना यही भी आवश्यक है कि राज्यसभा में सभापति ही उस समय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बात स्पष्ट रूप से हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही भाषा में नहीं बोल सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। तो यानी कि वो जो लोकसभा में बोलना है तो अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकता है, या फिर जो उस समय पीठासीन हो। अगर राज्यसभा में बोलना है तो राज्यसभा के सभापति या उस समय जो भी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हो उनकी आज्ञा से, उनकी स्वीकृति से वो अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित कर सकता है, अर्थात संसद में बोल सकता है। क्लियर? जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, यानी कि जब तक कोई और उपबंध संसद विधि के द्वारा ना कर दे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, 15 वर्ष, कितना, 15 ईयर्स, 15 वर्ष, 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। ये कहा गया था जब संविधान बना था, बिल्कुल इंग्लिश में बनाया गया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमारे संविधान की प्रति है, याद रखिएगा आप इस बात को। और उसको एक बॉक्स बनाया गया है, उसमें बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत संजोकर दोनों ही प्रति को रखा गया है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो हस्तलिखित है, अर्थात हाथों से लिखा है, उसकी कोई टाइपिंग नहीं की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब शुरू करा था हमने अपने संविधान को जानना, कि हमारा संविधान हाथों से लिखा गया है, टाइपिंग नहीं। कैलीग्राफर कौन थे ये भी बताया है, और साथ ही साथ जो हमारे संविधान में जो चित्र बने हुए हैं वो किसने बने हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो भी बताया है। पैसा लिया गया है लिखने के लिए या नहीं लिया गया, ये भी बताया है। तो ये सारी चीज़ें बताइए, आपका होमवर्क है, आप पता कीजिए। हमारा संविधान मैंने बता दिया है, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया है संविधान के, हमारा संविधान किसने बनाया है, अर्थात किसके द्वारा लिखा गया है, लिखा किसके द्वारा गया है, ये बताइए। दूसरी बात, जो उसमें चित्र बनाए हैं, चित्रों का अंकन किया है, वो किसके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ हाथ से जो लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा है, चलिए बता देती हूँ, इटैलिक में। चलिए ये कम कर दिया है, फिर भी आप ये बताइए कि किसने संविधान को लिखा है अपने हाथों से, कैलीग्राफर कौन थे उसके। पूछा भी जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन कि संविधान के कैलीग्राफर कौन थे, किसने लिखा है। हमारा संविधान हस्तलिखित है। हस्तलिखित संविधान को आप कॉपी के पेज को या किसी को भी लंबे समय तक कैसे रिजर्व रख सकते हैं, कैसे उसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो एक केस बनाया गया है, उसमें नाइट्रोजन, अर्थात शायद नाइट्रोजन ही है, परंतु मैंने उस लेक्चर में पूरा क्लियर बता दिया है। तो उसके द्वारा उसमें गैस भरी गई है, जिससे कि उसकी हवा ना बाहर जा सके ना बाहर की हवा अंदर आ सके, जिससे वो दोनों प्रतियां हमारे संविधान की एकदम सुरक्षित है। तो इंग्लिश में लिखा गया था, इंग्लिश में चीज़ें हुई थी, तो यहाँ पर कहा गया था कि 15 वर्ष तक, क्या कहा गया यहाँ पर, कि 15 वर्ष तक तो इंग्लिश में ही चीज़ें होंगी, इंग्लिश में ही कंटिन्यूटी में काम होगा, परंतु 15 वर्ष की अवधि बीत जाने पर संविधान में जो अंग्रेजी भाषा थी, क्या कहा गया है कि इस तरीके से लोप हो जाएगा 15 वर्ष के बाद कि वहाँ पर थी ही नहीं अंग्रेजी भाषा। सिर्फ 15 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन था अंग्रेजी में कार्य करने का। 15 वर्ष के बाद उसको कहा गया था कि जब तक संसद अगर उपबंध नहीं करती 15 वर्ष से पहले, यानी कि 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी का फिर लोप हो जाएगा, जैसे वो थी ही नहीं। कहते हैं ना, ऐसे उड़नछू हो गया जैसे गधे के सर से सींग। तो ये चीज़ एग्जाम्पल दिया है, बस मैंने, माइंड मत कीजिएगा। तो इसी की तरीके से यहाँ की 15 वर्ष बाद इस तरीके से हो जाएगी अंग्रेजी भाषा गो वेंट गॉन की थी ही नहीं। परंतु हमारे यहाँ पे राजभाषा अधिनियम आ गया 1963 उसके द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया, क्योंकि नियम बना दिया गया कि भाई इंग्लिश में भी कार्य किया जाएगा। तो अब भी इंग्लिश में भी कार्य होता है, कोई चाहे इंग्लिश में बोल सकता है, कार्य कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर ये कहा गया अगर संसद विधि नहीं बनाती तब 15 वर्ष बाद गो वेंट गॉन हो जाता इंग्लिश की, लोप हो जाता उसका। परंतु अधिनियम के द्वारा
नियम बना दिया गया, इस कारण से अंग्रेजी अब भी चल रही है। तो ये बात थी यहाँ पर इतनी सी। सिर्फ आपसे पूछ भी सकते हैं कि कितने वर्षों का अर्थात क्या टाइम ड्यूरेशन रखा गया था अंग्रेजी के लिए, तो 15 वर्ष। अनुच्छेद 121 क्या कहता है? आर्टिकल 121 क्या बात करता है? अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निबंधन रोक। क्या रोक? यानी कि अब संसद में बात कर रहे हैं तो संसद वाले लोग अपने बारे में, देश के बारे में के लिए क्या नीति बनानी है, क्या विधि बनाए वो बनाएंगे। अब वो ये थोड़ी ना चर्चा करेंगे कि हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इस तरीके की चर्चा थोड़ी ना लेके बैठ सकते हैं। तो वो यहाँ पर कुछ निबंध, प्रतिबंध, कुछ रोक लगाई गई है। संसद में चर्चा पर रोक किस बात के लिए रोक है? उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय, उच्चतम अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन, यानी कि वो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने जो कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, या हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अपने कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उनमें जो उनके द्वारा आचरण किया जा रहा है, जो कर्तव्य किए जा रहे हैं, निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। यानी कि यहाँ पे ये बात की गई है कि आप ऐसा नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो भी अपने कार्य कर रहे हैं, आप उनके आचरण की बात, ये तो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, कि उनके बारे में बात नहीं करेंगे आप संसद में। बस सिर्फ कब होगी? जब किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है, तब बात कर सकते हैं आप। राष्ट्रपति के समक्ष वो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आप उनके कार्य को लेकर, उनके आचरण को लेकर कि वो तो ऐसे कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपको पता है हमारे यहाँ शक्तियों का पृथक्करण है। न्यायालय की, न्यायाधीशों की अपनी शक्तियाँ हैं, विधायिका की अपनी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की अपनी पावर है, तो सबकी अपनी पावर है, सब अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु एक दूसरे पर दबाव भी है, क्योंकि सबको पता है ये अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगा तो मुझे न्यायपालिका में पकड़ लिया जाएगा। न्यायपालिका को भी ऐसा लगेगा कि मेरी चीज़ें सही नहीं होंगी, तो मेरे को हटाने का प्रस्ताव यहाँ ला दिया जाएगा। तो एक दूसरे पर दबाव भी है, परंतु सब अपने क्षेत्र में अलग अलग भी है, पृथक्करण भी है शक्तियों का। तो ये बात यहाँ की जा रही है कि आप ऐसा नहीं कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के दौरान, अपने कर्तव्यों को निभाने के दौरान जो आचरण, जो बातें वो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है उनको आप जाके संसद में उस पर चर्चा करेंगे। आपको विधि बनानी है, नीतियाँ बनानी है, उन पर चर्चा कीजिए। आप न्यायाधीशों की चर्चा लेके बैठे, देखिए वो वाला न्यायाधीश वहाँ ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, अरे उनका काम है, उनको अपना काम, उनको पता है, चीज़ें वो कर रहे हैं। बस आप चर्चा जो कर सकते हैं वो जब न्यायाधीश को उसके पद से हटाना हो, तब संसद में चर्चा हो सकती है। उसके अलावा उसके आचरण पर, उसके कार्य किस तरीके से कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं। जब उसको हटाने से संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति जी के समक्ष लाया जाएगा, लिखा है इसमें देखिए, राष्ट्रपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, और इसके अलावा चर्चा नहीं कर सकते। अब इसका रिवर्स उल्टा बात की गई है 102 में। अब 121 में कहा गया है कि संसद में न्यायाधीशों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, उनके आचरण के ऊपर। अब इसी तरीके से 122 में अब न्यायालय संसद के सदस्यों के ऊपर, संसद के ऊपर चर्चा करने लगा। अरे बहुत सारे केस पेंडिंग है, उनको चीज़ों को वो करो, उनके तो अपने नियम, अपनी सजा देने के लिए सारे नियम बने हुए हैं संसद में सदस्यों को। आप पता चले कि न्यायालय के न्यायाधीश बाकी जो और कार्य को छोड़कर सिर्फ संसद के ऊपर बैठ गए हैं कि संसद के लोग ये कर रहे हैं, संसद के सदस्य वो कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने वो करा, उन्होंने ये करा, तो वो ये नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया, प्रतिबंधित है 122 में। 121 का उल्टा 121 में न्यायालयों के लिए कहा गया है कि न्यायालयों को न्यायाधीशों पर के आचरण को लेकर चर्चा नहीं कर सकते संसद में, और 122 में कहा गया है न्यायालयों में संसद के सदस्यों को लेकर नहीं कर सकते। क्लियर? तो देखिए 122 क्या कहता है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। न्यायालयों के द्वारा, तो इसमें क्या लिखा गया है, शब्द अलग अलग है। 121 में था संसद में चर्चा पर निबंध, यानी कि संसद में चर्चा, किस बात की चर्चा पर रोक होगी, वो बात
की गई है 122 में, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, यानी कि न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, किस सांसद ने क्या कहा, कैसे कहा, वो जांच नहीं कर सकते। संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। भाई न्यायाधीश कहें कि यहाँ पे प्रक्रिया नहीं कही, यह अनियमितता रही, या किसी आधार पर संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते, उसको प्रश्नगत नहीं कर सकते, उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। संसद का कोई अधिकारी या सदस्य, क्या संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगी। यानी कि संसद के सदस्य हैं, संसद के अधिकारी हैं, उनकी कुछ विशेष पावर है, उनके कुछ विशेष अधिकार हैं, तो वो अपनी शक्तियों का अगर प्रयोग करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती न्यायालय में। जो भी चीज़ होगी संसद अपने आप देख लेगी, संसद के अपने नियम है, कानून है, दंड देने का प्रावधान है, वो संसद अपने आप देखती है। क्लियर। और बाकी कब अरेस्ट किया जा सकता है, क्या प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन की है जो यहाँ से संबंधित थी, कुछ चीज़ें हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन की है। तो तभी मैंने आपसे कहा है कि आप तीनों तरीके से काम करेंगे, यानी कि ये पॉलिटी भी पढ़ लें आप, हम अपने संविधान को भी जान रहे हैं, हम अपनी पार्लियामेंट को भी जान रहे हैं। एक पॉलिटी जिसमें हम जब से अंग्रेजी शासन था 1600 से, उसके बाद से क्लियरिटी चीज़ें जिसे आप रियल में कहते हैं ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, उसको भी जानेंगे। तो अगर आप तीनों तरीके से इस पॉलिटी को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बने, किस भी तरीके से बने, आप उसको अटेम्प्ट करके आएंगे और वो भी सही। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।